हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हमें छाता बार एसोसिएशन के हॉल के सामने और यहाँ हमारे कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं। हम उनसे जानेंगे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर उनसे मंथन करेंगे। वकील साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी इस बार? देखो, सरकार तो बीजेपी की आएगी। ये अलग बात है कि पूर्ण बहुमत में ना आए, कमती रह जाए, लेकिन सबसे बड़े दल में बीजेपी है। ये मतलब बहुमत नहीं लग रहा, बहुमत आएगा। हाँ, हो सकता है बहुमत नहीं आए, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी आएगी। मतलब खिचड़ी पकेगी क्या बाबूजी? खिचड़ी पकेगी इस बार? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही आभास है कि मिलीजुली सरकार बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी पूरे जोश। हाँ जी, बिल्कुल जोश में है। कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस ताकत लगा रही है। हाँ, तो लड़की है, लड़ सकती हूँ। स्पष्ट, हाँ, स्पष्ट बहुमत आना मुश्किल है किसी भी पार्टी का। किसी भी पार्टी का जी, हमारा मानना है ये। तो ये जो भाजपा वाले जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपना दावा कर रहे हैं कि हम 400 सीट पूरी लेके आएंगे इस बार, अब दावा जीरो सुपड़ा साफ कर देंगे, तो क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार लगभग? नहीं, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस काफ़ी आगे जाएगी इस चुनाव में। प्रियंका गांधी जी ने काफ़ी मेहनत की है और कार्य कर रही हैं, तो कांग्रेस काफ़ी आगे जा सकती है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सपा और कांग्रेस और ये मिलकर सरकार बनाना आगे चल के। सरकार बना सकते हैं। हाँ जी। वकील साहब, पिछली बार चुनावों में हवा निकल गई थी साइकिल की, क्या इस बार लग रहा है इस बार दौड़ेगी? साइकिल निश्चित रूप से दौड़ रही है दौड़ रही और बहुत अच्छी दौड़ रही है। किधर? जिस तरह से जनता ने पिछले चुनाव में किन्हीं ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों पे और उन पे आके वोट कास्ट कर दिया था, जिस तरह से ये तुष्टीकरण किया जाता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह से जो तुष्टीकरण किया जाता है, वो उस मुगालते में उस समय जनता आ गई थी भ्रम में, और विकास को जनता नहीं देख पाई थी। लेकिन इन 5 साल में जनता समझ गई है कि वास्तव में विकास कहाँ हुआ, किसने किया। देखिएगा, आज भी हम लोग डायल 100, जिसको अब बदल के 112 नंबर कर दिया है, उसकी सेवा आज भी देख रहे हैं। ये माननीय अखिलेश जी की देन थी। एम्बुलेंस सेवा, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मेरे गांव में एक हरिजन महिला, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ थे वो लोग, रात के समय पे उस लड़की को जो परेशानी हुई और बिल्कुल उसका जो ब्लड लेवल है वो 3.3 पर आ गया था। मेरे पास वो कुछ पैसे मांगने के लिए गए कि हम इसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। रात का समय था, चूँकि उसकी स्थिति को देखते हुए लग रहा था कि ये 10-5 हज़ार का खेल नहीं, ये 2-4-6 लाख का खेल है यदि ये कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। मैं उसके घर गया, मैंने वहीं से एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 108 नंबर को। एम्बुलेंस विदिन 15 मिनट वहाँ आई, उस लड़की को लेके गई, मथुरा जिला अस्पताल में एडमिट कराया, वहाँ से रेफ़र आगरा SN के लिए कर दिया गया। और वो जो है बिना खर्चे के उस डेड बॉडी को जीवित कर दिया गया। वो अखिलेश जी के समय की बात थी। अभी क्या स्थिति? आज एम्बुलेंस सेवा की स्थिति जर्जर है। भाई साहब, फ़ोन करते रहिए, कहीं मिलती ही नहीं है, कोई सेवाएं नहीं। जो इन हॉस्पिटलों का विकास उस समय पे हुआ था, वो उन हॉस्पिटलों में आज वो सेवा नहीं है। वो बिल्डिंगें जो माननीय अखिलेश जी के समय में बनवाई गई थी, वो बिल्डिंगें आज गिर रही हैं, क्योंकि उनकी देखरेख नहीं है। उन्होंने जो संसाधन टेस्टों के वहाँ उपलब्ध कराए थे, वो पूरे जो है उनकी कोई देखरेख नहीं है, वो काम करने से बंद हो गई वो सारी मशीनरीज। तो इस तरह का विकास अब देखने को मिल रहा है। केवल हाईवे और सड़क तो बहुत बनवाई हैं। वकील साहब बताएं, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? नहीं तो हाईवे और सड़क की बात। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक्सप्रेस वे वगैरह, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, पानी, सड़क पिछली सरकारों से काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ परेशानी की जो रही है पिछले 2 सालों से, कोरोना की जो महामारी पूरी दुनिया जिसने हिला के डाल दी, उससे हमारा उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है और बहुत लोग अकाल मौत के मुंह में गए हैं। लेकिन सरकार ने बेहतर प्रबंधन करने की कोशिश की है और आज भी फिर कोरोना का जो है कहर जो है दुनिया पर तिबारा तीसरी लहर के रूप में फिर सामने आ रहा है।
अब इससे मैं ये कहूँ कि ये चीन का एक गुप्त हथियार है जो दुनिया को परेशान कर रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि चीन काफ़ी दिन से ऐसा लग रहा है कि जो दुश्मन उनकी उसकी नज़र में वो वहाँ इस चीज़ को बढ़ाता है। तो विकास में जो रुकावट आई है कोरोना की वजह से आई है, अन्यथा सरकार में योगी जी के में कोई ढिलाई नहीं है, बहुत अच्छा सुशासन है। माफिया और गुंडे जो लाइन में हैं और ज़मीनों पर अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं अखिलेश की भी कहूँगा, जो सच है उसको सामने लाऊंगा। उन्होंने जो है ये एम्बुलेंस दी, 112 नंबर पुलिस को दी और लैपटॉप बच्चों को दिए। ये 3 आइटम, 3 कदम जो बच्चों है। को लैपटॉप और ये सुविधाएं क्यों नहीं दे पाई योगी जी? पंडित जी हम आपसे पूछना चाहेंगे। योगी ने बांटे हैं अभी, चल रहा है अभी। हाँ, अभी दिए हैं। अब तो लॉलीपॉप मतलब लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 5 साल से बच्चे, ऐसा नहीं है। साल में लोगों ने अपने खुद के लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल खरीद हाँ, कोरोना काल में सबसे पहले स्वास्थ्य, अभी चुनाव सबसे याद आया है। कोरोना काल में सबसे पहले स्वास्थ्य जनहानि कम से कम होने दी है योगी सरकार। तो बनते हैं ना, बच्चों के पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई है। हाँ हुई है, लेकिन सबसे पहले मुख्य काम था कि जनहानि को रोकना, कम से कम जनहानि हो। और योगी सरकार ने चौमुखी विकास किया है, रोड का, चिकित्सा का। और छाता क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा रोड बताएंगे जो बनवाया है योगी सरकार ने? ये छाता क्षेत्र तो पहले से ही विकसित है। नहीं, रोड तो टूटे पड़े हैं बहुत सारे। नहीं, छाता क्षेत्र में आप देखिए, छाता क्षेत्र में शेरगढ़ कोसी रोड बनवाया है। और भी जो इंटीरियर में रोड है, पूरे गांव जितने भी गांव हैं, गांव को रोडों से जोड़ दिया है, जाल बिछा दिया रोडों का। कहीं भी कहीं ऐसा कोई रोड पे गए हो आप कभी? हाँ, उसका काम चल रहा है, वो कागज सैंक्शन है, उसकी काम शुरू होने वाला है उसका भी। मैं सवाल ये मेरा ये है कि 5 साल से याद नहीं है सारे रोडों की? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चारों तरफ नारियल फूट रहे हैं। आप छाता क्षेत्र की बात लीजिए, छाता क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण भी जगह जगह नारियल फोड़। हाँ सुनिए, अब तक फोड़ेंगे ही, अब तो लैपटॉप भी बांटेंगे, फोन भी बांटेंगे, 1,000 रुपए ई श्रम में भी डालेंगे। क्यों कर रहे हैं? हाँ, फ्री राशन भी बांटेंगे। अब तो सब करेंगे ही, लेकिन आप छाता क्षेत्र में, देहात में रोडों की हालत देख लीजिए। एक भी रोड अगर सही सलामत हो पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो आप बता दीजिए मुझे, एक भी सिंगल रोड। अखिलेश के सरकार शासनकाल में भी रोडों पे काफी काम हुआ था, लेकिन सवाल उस समय उठते थे। सही बात ये है, तो माननी पड़ेगी वकील साहब, रोडों पे कई बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा सरकार ने निश्चित रूप से ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, ये सरकार टैक्स पेयर का जो पैसा है इसी विकास के लिए है। माननीय अखिलेश जी ने सड़कों का काम शुरू किया था, और देखिएगा कोई भी काम करने के लिए 5 साल जिस स्थिति में प्रदेश मिला उनको, और 5 साल उन्होंने जो शासन किया, जितने सुधार किए जा सकते थे वो सुधार किए। एक लंबा समय चाहिए बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने के लिए। अब हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी ने सड़कें नहीं बनवाई, सड़कों पे काम हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। अच्छा, आप आए किन मुद्दों को लेकर के कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज की तारीख में प्रशासनिक मशीनरी सब शासनों से ज्यादा भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार चौगुना हो चुका है, चौगुना। और कोई शिकायत करने वाला आदमी ही परेशान होके, गरीब आदमी के लिए कोई न्याय नहीं है, कहीं भी न्याय नहीं है। केवल पैसे वाले और दबंग और प्रभावशाली। पहले से नहीं, भाजपा शासन, क्योंकि नहीं, देखिए व्यवस्था उस तरह की प्रशासनिक मशीनरी हमारे यहाँ भ्रष्ट हो चुकी है, और प्रशासनिक मशीनरी को सुधारने के लिए मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। वो भाजपा शासन जिन मुद्दों को लेके आई कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बिल्कुल। आपके पास भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सर भाजपा पर, पांडे जी। उच्च लेवल पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब निम्न स्तर पे जो भ्रष्टाचार है, स्वतः ही लोग अपने काम कराने के लिए प्रलोभन अधिकारियों को देते हैं। आपको जी, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं।
हाँ तो ये चुनाव के समय पकड़े जा रहे हैं। हाँ तो योगी सरकार ही तो पकड़ रही है ना। योगी सरकार की इतने नहीं ये पकड़ रहे सरकार की जो हैं, एजेंसियां वो पकड़ लेकिन रही योगी सरकार पे कोई भी बड़ा मतलब किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आरोप जो लगाएगा उसको तो देशद्रोही साबित नहीं किया नहीं जाता है। नहीं नहीं आरोप कौन कोई लगाएगा? भी आरोप नहीं है किसी तरह का, कोई भी मैं योगी सरकार पे कोई भी आरोप से नहीं बात है। करूंगा। जी आजकल एक मंदिर का बड़ा मुद्दा चल रहा है, जी। तो क्या दोबारा से बीजेपी हिंदू मुसलमान का कुछ करना चाह रही है क्या? अब हिंदू मुसलमान का तो कर ही रही है। बीजेपी जो आती केवल हिंदू मुस्लिम पे आती, और कोई रहे नहीं उसके पास। नहीं, अब राम मंदिर अब तो राम मंदिर हो गया, अयोध्या बन गया, अब ये काशी बन गया, अब मंदिर मथुरा की याद आ गई। अब मथुरा बन जाएगा फिर और कोई याद आ जाएगी उनको। तो हिंदू एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे भाई जी बताइए, मान्यवर जी बताइए। देखिए, बीजेपी को तो ये मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम चुनाव जीतने के लिए, पर इसमें योगदान हम लोगों का भी बहुत बड़ा होता है। हम लोगों का जो हमारे प्रवक्ता बैठते हैं डिबेटों में और सोशल मीडिया में जो ज़्यादातर चल रहा है, उस तरह के स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि बीजेपी को स्वयं ही वो मुद्दा मिल जाता है और उस मुद्दे का बखूबी ये मुद्दा तो नहीं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके उठाया, उसके बाद चलन में आया। नहीं उस अरे केशव प्रसाद जी ने ये मुद्दा उठाया, उस पे सिर्फ इतना स्टेटमेंट पर्याप्त था हमारा कि देखिएगा, एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री, उनको इस तरह का वक्तव्य देना संविधान का विरोध करना है। तो पहली बात तो इस तरह का व्यक्ति संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए, सबसे पहला तो ये था। अब हम ये कहने लगे कि नहीं जी वहाँ राम मंदिर बन गया, हमारी मस्जिद बनाओ वहाँ, इस तरह के स्टेटमेंट जब हमारे प्रवक्ता बोलते हैं, उसका बेनिफिट पूरी तरह से बीजेपी लेती है और वहाँ पे हिंदू एकजुट होने लगता है और मुसलमान एक साइड होने लगता है। ये सबसे नेगेटिव बात है। विकास का मुद्दा ना लेकर के हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो लिया जा रहा है। बीजेपी के पास और है ही क्या। अच्छा, अब आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट कि अब मथुरा की बारी है, ये क्या शगुफा है। एक शांत नहीं, एक बात तो माननी पड़ेगी। माहौल और फिजा को बिगाड़ने का एक शगुफा है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भाजपा शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ पिछले 5 साल, पौने 5 साल में। अब देखिए, और जबकि अखिलेश जो सरकार थी उसमें लगातार दंगे हो रही थी। आप बताइए है कि सही बात है गलत है? नहीं ये गलत बात है। अब मैं उस बात को कहना नहीं, उस बात को मैं कहना नहीं चाहता। हाँ बताइए, कहिए। अब वो दंगे वाले सब बीजेपी वाले हैं, तो दंगा होगा कहाँ से? बिल्कुल सही कही है। दंगा होगा कहाँ से? ये व्यस्त हैं अपने उसमें, हाँ, दंगा कराते कराते व्यस्त हो गए वकील साहब। जी सर, देखिए दंगा वाकई नहीं हुए, बहुत शांत पूरे प्रदेश की फिजा रही है और हिंदू मुस्लिम सब इस बात से खुश हैं कि बिना दंगे की सरकार है तो योगी सरकार है। नहीं, ये दंगे डर से नहीं हुए। ये एक योगी जी ने एक वो चलाई थी कि जो दंगा करेगा नुकसान उन्हीं पे से भरपाई की जाएगी। ये डर की वजह से नहीं हुए हैं, योगी सरकार की डर की वजह से। योगी सरकार ने कहा था जो दंगा करेगा और जो राष्ट्रीय संपत्ति को, शासकीय संपत्ति को, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उससे उसका खामियाजा उसी से वसूला जाएगा, क्षतिपूर्ति उसी से की जाएगी। तो समाज में हम सहमत हैं। ये डर व्याप्त है, समाज में इस तरह का डर व्याप्त है, इसलिए लोग दंगे नहीं करते हैं। अपराध निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि दंगा कोई भी सरकार नहीं अपने शासन में चाहती। दंगा किन परिस्थितियों में हुआ, किन लोगों के उससे हुआ, नहीं काबू उनको काबू करना भी सरकार का काम है। अखिलेश सरकार जब थी तो मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ, वो लोगों को पलायन भी हुआ वहाँ से, ठीक बात, हिंदू मुस्लिम दोनों को नुकसान हुआ। लेकिन भाजपा सरकार ने किस तरह से उसको कवर करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात। जी ऐसा है कि तो दंगे, हाँ नहीं फेल नहीं रहे उसमें। उस समय जो दंगे किए गए, जो दंगाई थे, उस समय उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, वो उस पनिशमेंट को देखते हुए उनकी आज हिम्मत नहीं हुई दंगा करने की बीजेपी शासन में। उस समय कहाँ पनिशमेंट दिया गया था? अपराधियों तुष्टिकरण, दंगों के समय पे तुष्टिकरण का काम किया गया। जिन्होंने दंगे किए उन्हीं को स्पेशली लखनऊ बुला करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। और योगी सरकार में किसी को तुष्टिकरण का काम नहीं किया गया है। जो भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, कितनी अप्रोचेबल व्यक्ति हो, सब पे कार्रवाई हुई है और सबको जेल में डाला गया है। आजम खान को भी जेल में डाला गया था। देखिए योगी सरकार में और अखिलेश की सरकार में बहुत बड़ा अंतर ये है कि वो अपराधियों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते थे और योगी सरकार में ऐसा नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अपराधी है
अपराधी को अपराध की सज़ा निश्चित दी है। ये बहुत बड़ा अंतर है योगी सरकार में, इसीलिए जो आम जनता है योगी को पसंद कर रही है। मैं एक बात और बताऊं, अतीक अहमद और जैसे बड़े बड़े वो थे, जवाब दूंगा इसका। हाँ, तो वहाँ अब वो उस दिन से ही जेल में हैं, नहीं, कोई सुनिए। उनकी गतिविधियाँ बिल्कुल अब शांत हैं। मेरी सुन लें, आप कह रहे हैं कि साहब अपराधियों को जेल में भेज दिया, अतीक अहमद भेज दिया और मुख्तार अंसारी भेज दिया। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, उसके आरोपी धनंजय सिंह है सांसद। सुनिए उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कहाँ गई कार्य क्षमता गिरफ्तार करने की? भाई सब सारे अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके खिलाफ करिए। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं। किसानों को गाड़ियों से कुचला जाता है, किसानों को, लखीमपुर खीरी भी एग्जाम्पल है, कोर्ट ने भी बिल्कुल कहा है। बिल्कुल 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 ये वास्तव में बहुत निंदनीय था। और किसानों के साथ जो हुआ वो निंदनीय था। चूँकि इस पर हम इसलिए कोई टिप्पणी इस समय नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई उसमें चल रही है, और क्या कार्रवाई चल रही है, सही है गलत है, ये कोर्ट आगे देखेगी ट्रायल में, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कानूनी व्यवस्था है हमारे देश में। देश का गृह राज्य मंत्री है, वो बाधित नहीं होगा केस एक मैं आपको बता देता हूँ कि अपराधी का पिता गृह मंत्री है, ये निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। ये सरकार को कार्रवाई देखनी चाहिए। अदरवाइज जो कानूनी व्यवस्था है ना, ये नेता कोई भी हो, शासन किसी का भी हो, जब प्रशासनिक मशीनरी कानूनी रूप से कार्रवाई करती है तो न्यायालय बैठे हुए हैं और न्यायालय उस पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। हम लोग भी न्यायालय में जा सकते हैं अपनी बात कहने के लिए कि प्रशासनिक मशीनरी दबाव में काम कर रही है। उस स्थिति में जैसे आपने कहा कि धनंजय सिंह वो क्या नाम है उनका, वो टेनी है क्या है, वो जो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, अजय टेनी, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में वो इस मुद्दे पे यहाँ मैं योगी जी की ये नहीं कह रहा हूँ कि ईमानदार आदमी नहीं है, संत व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर इस मुद्दे पे उनको स्वतः ही कि जांच हो रही है तब तक के लिए आप किसी ऐसे प्रभावशाली पद पर नहीं रहेंगे जिससे कि हमारे बारे में कोई कुछ कह सके। उनको उस पद से मुक्त कर देना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा था, वो तो खैर बता ही दिया मामला। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। मतलब राजनीतिक व्यक्तियों को धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, धर्म को हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये तो भाजपा पहले से बनाती आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया। नहीं अब फिर भाजपा का मुख्य जो विचारधारा है भाजपा पार्टी की, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, इसको संरक्षित करना, इसका पुनरुत्थान करना, यही मुख्य भाजपा पार्टी की विचारधारा है और वो काम कर रही है। इसमें धार्मिक यदि हमारे आक्रांताओं ने आकर के हमारी आस्था पर चोट पहुंचाया तो यदि हम उसको, यदि राम मंदिर यहाँ पे अयोध्या में नहीं बनेगा, भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी राम हमारी आस्था का विषय है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की हठ धर्मता के कारण 750 किसानों की जान गई, किसान आंदोलन। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज तक उनके लिए एक ऐसा भी शब्द नहीं बोला जिससे उनकी आत्मा की शांति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे, किसानों के हित में लाए थे। अब किसी मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के कारण या किसी अन्य तरह से किसानों को गुमराह करके आंदोलन रद्द कर दिया गया और सरकार की बात को समझने के लिए वो किसी तरह से तैयारी नहीं थे। सरकार ने कई बार वार्ता की, कई दौर की वार्ता हुई, उसके बावजूद वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। कानून सही थे, कानून सही थे सरकार ने। अब उस आंदोलन की आड़ में यदि राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा महसूस हुआ होगा केंद्र सरकार को, जिसमें नहीं आज इसका उदाहरण आपने पिछले 26 जनवरी पे देखा, कितना बड़ा उत्पाद हुआ। राष्ट्रीय संघ की बात थी, लाल किले पर जिस तरह से उत्पाद किया गया था वो कौन लोग थे? उन्हीं में से थे। अब सरकार को कहते हैं सरकार तुम इसमें से चयन करो।
अब उसमें से प्रशासनिक अधिकारी झुंड में से कैसे चयन करेंगे कि कौन आदमी असामाजिक है, कौन सामाजिक है? 26 जनवरी आने वाली है, उसके नहीं, आने वाली से मतलब नहीं है। अब उस आंदोलन वापस ले लिए। बहुत आंदोलन सही है, सही बात है। नहीं, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, बताइए। जितने लोग मरे किसान आंदोलन में, जी। प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द सांत्वना का उनके लिए नहीं कहा आज तक। तो नाराजगी तो है ही। हाँ सुनिए, केवल ये तो वापस इसलिए लिए गए कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी अगर डरती है तो सबसे ज्यादा इस बात से चुनाव हारने से डरती है। सबसे बड़ा डर बीजेपी को चुनाव हारने का रहता है। चुनाव हारने को लेकर आजकल वादे पे वादे किए जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा। अभी मैं किसी भी पार्टी को इंगित इसमें नहीं करूँगा जी। आज के समय में सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी अपनी बातें कर रही हैं और उस तरह की बातें और उस तरह के स्टेटमेंट पास कर दिए जाते हैं कि जनता उनको सुन के उसी भाव में बह जाती है। आज के समय में जो मूलभूत समस्या हमारे देश में है वो सबसे पहली है शिक्षा। हमारे प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षा का जो विनाश किया गया है उस पर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अच्छा, जनता भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनहित के इस मुद्दे पर प्राइमरी एजुकेशन में सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न करने की आवश्यकता है। अध्यापकों को, योग्य अध्यापकों को लाने की आवश्यकता है। उस पर किसी का कोई विचार नहीं है। दूसरी समस्या आती है स्वास्थ्य की। एक किसान, मजदूर या एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति, क्योंकि जो नौकरी करता है उसकी सैलरी महीने में ख़त्म होती दिखती है, फिर उसके बाद अगली सैलरी का इंतज़ार करता है आदमी। और उसी दरमियान उसके घर में कोई बच्चा, कोई भी परिवार का सदस्य यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है। कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे स्तर की शिक्षा मुहैया कराई जाए फ्री, अच्छे स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री। एक मिनट, पूरी बात सुन लो भैया। अब इसमें पे आ रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट में मैं पूरी बात कह देता हूँ, फिर उसके बाद आप जो पूछना चाहो पूछ लें। अच्छे स्तर का स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था। ये 2 से व्यवस्थाओं पर यदि जो भी सरकार ध्यान दे देगी, ये नहीं है कि हम फ्री राशन बांट रहे हैं। मैं तो इसका फ्री राशन बांटना और उस पे जितना पैसा फ्री राशन बांटने में, मिड डे मील में, क्योंकि हमारे यहाँ मिड डे मील की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सुबह से थाली और चम्मच लेके दिन भर बजाते रहते हैं। जिनको पहले ही मांगने की आदत पड़ गई, वो स्वाभिमान के बारे में क्या सोचेंगे? वो अपना स्वाभिमान पहले ही, क्योंकि उनको मांगने की आदत पहले ही डाल रहे हैं। और आदमी स्वाभिमान से न जिए, यही पार्टियों की नीति है। और इसीलिए उनका मानसिक विकास रुकेगा तो भेड़ चाल की तरह वोट देते चले आएंगे। हम जातिवाद पे, हम संप्रदायवाद पे वोट लेंगे। तो इन मुद्दों को जब खत्म करना है तो ये 2 चीज़ों में सुधार कर दिया जाए, जनता अपने आप सही लाइन पे आ जाएगी और सही जगह पे मतदान करेगी। ये शिक्षा के मामले में बाबूजी कोई शिक्षा के मामले में भाजपा ने नकल विरोधी अध्यादेश कल्याण सिंह सरकार में लाए थे, जबकि मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ। उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कल्याण सिंह सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे जिससे परीक्षाओं में नकल रुकेगी। तो जो छात्र होंगे मेहनत करेंगे, योग्य व्यक्ति बनेंगे, वो उन्हीं में से योग्य शिक्षक बनेंगे। और जो भी शिक्षा मतलब टेट वगैरह में, सीटेट वगैरह में जो भी टेस्ट हुए हैं, ये पूर्णतः भ्रष्टाचार रहित और बिना नकल के पेपर हुए हैं। और योग्य शिक्षकों की तो जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने लीक किया उनको तुरंत कार्रवाई हुई है और उनको जेल भेजा गया है। मैं एक और क्वेश्चन सर आपसे करूँगा। हमारे यहाँ आरक्षण की एक बड़ा मुद्दा है। जो 40% नंबर लेके आ जाता है वो उच्च पद पर बैठ जाता है, और जो 90% नंबर लेके आता है उसका कहीं नंबर ही नहीं आता है। इसमें हीन भावना पैदा होती है स्टूडेंट में। तो ये आरक्षण को किस दृष्टि से देखते हैं? कहाँ देखिए, आरक्षण में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली है। आरक्षण जिन लोगों ने पा रखा है, जो संपन्न हो गए,
वो फिर आरक्षण की लाइन में लगे रहते हैं और वही ले जाते हैं, और उसी जाति का वो गरीब और गरीब, तमाम गरीब हैं, उनका कभी नंबर ही नहीं आता। और यहाँ एक सबसे बड़ा धोखा देश प्रदेश के साथ होता है कि हैंडल करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, चाहे कोई कर्मचारी हो अधिकारी हो, अपने विभाग में हर आदमी, हर कर्मचारी नेतृत्व करता है अपने काम का। तो अक्षम, अयोग्य और जो व्यक्ति के हाथ में जब कमान जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इससे मतलब नहीं है, और योग्य व्यक्ति रह जाता है, तो हीन भावना तो आती है, काम पर भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। असर पड़ता है, बुरा यहाँ असर। बच्चों में भी असर पड़ता है। बाबू आप बताएं, जी आरक्षण के लिए कोई मतलब ये अमेंडमेंट की आवश्यकता है क्या वास्तव में? बिल्कुल आरक्षण को सुधारने की आवश्यकता है। आप देखिए, आज मैंने अखबार पढ़ा, उसमें जो EWS वाला आरक्षण है उसमें 8 लाख की सीमा रखी गई है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि सब जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ वाला किसान क्या बहुत बड़ा आदमी होता है? नहीं होता है? किसान तो 10 एकड़ वाला ही बहुत बड़ा नहीं होता है, नहीं होता। उसके बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, इतनी महंगाई है। एक बात ये हाँ, बताइए इतनी महंगाई कि है। जब 5 एकड़ वाले किसान को आप वो सुविधा नहीं देंगे आर्थिक आधार वाले आरक्षण की, भाई क्या 8 लाख में क्या मतलब है? यही। अच्छा, दूसरी, हाँ बताइए। जो सरकार किस लिए होती हैं? सरकार इसलिए होती हैं कि देश का या प्रदेश का या और संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो, जी जनता को राहत और सुख सुविधा मिले। जी। आप महंगाई, गैस का सिलेंडर आप देखिए, पेट्रोल डीजल देखिए, गैस का सिलेंडर 5 साल पहले 400 कुछ 400 कुछ का था, 920 रुपए 930 का 930 का। पेट्रोल डीजल के रेट तो अब इसलिए कम कर दिए हैं चुनाव की वजह से। चुनाव 10 रुपए कम की। हाँ, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, ये 100 से ऊपर जाएगा। वकील साहब, महंगाई पे कुछ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, महंगाई, खुश है महंगाई से? नहीं, महंगाई से कोई भी खुश नहीं रहेगा, निश्चित रूप से मानिएगा। पर महंगाई के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, महंगाई किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। गरीब मजदूरों के लिए है। गरीब मजदूरों के लिए है तो गरीब मजदूरों के लिए तो माननीय नहीं, माननीय मोदी जी और योगी जी ने फ्री राशन दे दिया है। वो क्या कहते हैं उसको, 5 किलो गेहूँ और चावल है, क्या है, क्या आता है, मैं तो खैर नहीं गया। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो केवल और केवल आम आदमी को का मानसिक स्तर और बेवकूफ़ बनाने वाला फंडा है। निश्चित रूप से मानिएगा कि यदि यहाँ 2 चीज़ों में सुधार कर दिया जाए, मैं उसी में लौट के एक आरक्षण वाली व्यवस्था पे आऊँगा। जिन लोगों के लिए अब आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, पहली बात तो वो लोग ही नहीं समझ रहे कि ये आरक्षण हमारे साथ कर क्या रहा है। जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हीं के बच्चों को मिल रहा है। इन्हीं लोगों को ये कहना चाहिए कि आरक्षण तो समाप्त कर देना चाहिए, हमको फ्री शिक्षा, 6 स्तर की फ्री चिकित्सा की व्यवस्था करिएगा, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। योग्यता के स्तर को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राजनीति है आरक्षण की व्यवस्था को लगातार लागू करना, कि आदमी का मानसिक स्तर डाउन करने के लिए, और सोच का स्तर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो केवल उसी पर रहेंगे। क्योंकि देखो, कभी कभी देखा होगा आपने, दंगे करवा देते हैं नेता लोग, यानी कि तुम्हारा अधिकार छीन लिया, आरक्षण को समाप्त कर रही है सरकार। आरक्षण मैं पांडे जी से इस बारे में पूछूंगा जी। और जिस भाजपा सरकार ने आरक्षण को लेकर कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि योग्यता को ऊपर उठाया जा सके। हाँ, ये बात सही है, ऊपर लेके और दबाने का योग, ये बात सही है। आरक्षण के सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, निश्चित अंतराल के लिए की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसको बढ़ाते गए और उसको समाज में इस तरह से उसको आरक्षण को व्याप्त कर दिया गया है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से इसने समाज में व्याप्त कर दिया गया है। इसमें वास्तव में सुधार की आवश्यकता है। यदि वे जो वास्तव में गरीब छात्र हैं, छात्रों को हाँ आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर जो गरीब बच्चे हैं, अकिंचन व्यक्ति हैं, उनको ऐड मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए उनको पूरा अवसर मिलना चाहिए, उनको सुख सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए, लेकिन नौकरी में और जहाँ पे मतलब योग्यता के दम पे उनको नौकरी मिलना चाहिए। योग्यता के दम पे मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है जी। क्या होगा अब? नहीं, ऐसा है, अब जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक तो ऐसे ही रोएंगे सब लोग जो है।
भाई योग्य भी रोएगा और भीड़ इतनी है, अयोग्य भी रोएंगे और योग्य भी रोएंगे। अयोग्य तो अपनी अयोग्यता के लिए रोएगा, योग्य अपना नंबर ना आएगा इस वजह से रोएगा। असल में होना जो भैया जी कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पूरे देश में, प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए फ्री सेवा होनी चाहिए। बाकी तमाम योजनाएं जो उनको कट कर देना चाहिए, जो फालतू की योजना है। और सभी को समान शिक्षा और समान चिकित्सा, समान शिक्षा, समान चिकित्सा का दावा मांग कर रहे हैं। ये हमारे विद्वान अधिवक्ता थे, छाता बार एसोसिएशन छाता के जो गणमान्य हैं, उन्होंने हमको बताया। और जनता में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस बात का कि इस तरह की जो बातें यहाँ विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई हैं, इस सरकार को अमली जामा इनको पहनाना होगा। मैं अपने साथी दिनेश यादव के साथ छाता बार एसोसिएशन से सुरेश सुब्रमण्यम।